नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज की अपनी वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपी पीसीएस के पुराने क्वेश्चन हैं, वह क्वेश्चन कौन से हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का 19वां लेक्चर है। इससे पहले हम 18 लेक्चर और कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको ना देखा हो, तो उनको ज़रूर आप देखिए। बहुत डिटेल में हमने एनालिसिस किए हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएँ आ रही हैं। यूपी पीसीएस आ रहा है, उसके अलावा आपका लोअर पीसीएस आ रहा है, पेट भी आ चुका है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी-जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। उस समय शायद तैयारी करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो अभी से अगर आप तैयारी करे रहेंगे, स्पेशली जो पीवाईक्यू है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो बहुत आसानी होगी और बहुत आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँगे। हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यह 2018 का प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा इसने? प्रश्न में इसने पूछा कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है, वनों की जो रिपोर्ट है 2017 के अनुसार, इसमें जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका कितना परसेंट वनों के अंतर्गत आता है। अब बहुत एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखिए 20.34, 22.34, 21.54, 23.54, गेस लगाने वाला यहाँ जो ऑप्शन बनता है, वह नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आपको पता होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब यह, जो यह रिपोर्ट है, एक तो रिपोर्टें बहुत ज़रूरी होती हैं जितनी भी आती हैं, उनमें से ही हम देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन-सी है, जो बार-बार रिपीटेड वे में पूछता है, और वह पता कैसे लगेगा? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू आप देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन-सी रिपोर्ट कितनी बार पूछ रहा है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वह आपको समझ में आ जाएगी और वहाँ से फिर आप उन रिपोर्टों को, जो नहीं आएँगी, उनको देखते रहेंगे। तो वन स्थिति रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट है और इसमें पूछा है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें कितने परसेंट वन है। अब इसमें 2 चीज़ों का अंतर है। एक, वन कितने हैं, एक वृक्षावरण, यह कितना है। जब केवल वन पूछेगा, तो इसका मतलब जंगल, और जब वृक्षावरण पूछेगा, तो इसका मतलब जंगल प्लस जो आपकी व्यक्तिगत वृक्षारोपण है, इसको भी पूछेगा। यानी किसी ने पेड़ लगाए हैं, उनको भी गिना जाएगा किसमें? वनावरण में। तो यहाँ पर क्या पूछा है? वनों के अंतर्गत, और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 21.54। 2017 की यह रिपोर्ट थी। उस समय जो वन आवरण था, वह कितना था? 21.54%। अगर दोनों पूछता कि आपका जो वृक्षावरण है, जिसमें वन आवरण और वृक्षावरण दोनों शामिल होता है, वह कितना है? तो वह कितना होता? 24.39%। अंतर आप समझ गए। वन आवरण किसको कहेंगे? 1 हेक्टेयर से बड़ी कोई भी भूमि है, यानी चाहे वह जंगल हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो, दोनों ही स्थितियों में अगर 1 हेक्टेयर से बड़ी भूमि है और उसमें पेड़ लगे हैं, यानी जो कैनोपी होगी, वृक्षों का घनत्व, छतरी का घनत्व, पेड़ है और पेड़ की छतरी होगी, तो इसका जो घनत्व है वह 10% से ज़्यादा हो। यानी 1 हेक्टेयर भूमि में अगर 10% से ज़्यादा क्या हो? कैनोपी हो। कैनोपी मतलब वृक्षों का घनत्व। ध्यान रखिएगा, वृक्ष का नहीं, बल्कि इनकी जो छतरी है, इसका घनत्व। यानी एक पेड़ यहाँ हो गया, फिर दूसरा पेड़ हो सकता है आपका यहाँ हो, तीसरा पेड़ आपका कहाँ हो? यहाँ हो। इनका घनत्व अगर 10% से ज़्यादा है, तो उसे क्या माना जाएगा? वृक्ष आवरण। इसमें जो आपके निजी बाग हैं, बागान है, इनको भी शामिल किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा क्या है? वृक्ष आवरण। एक हो गया आपका वनावरण, एक हो गया आपका वृक्ष आवरण, ट्री कवर। इसमें क्या होगा? 1 हेक्टेयर से कम भूमि में भी जो बिखरे हुए वृक्ष हैं, इनको भी जोड़ा जाएगा। यानी इनमें सारे वृक्षों को जोड़ा जाएगा किसमें? वृक्ष आवरण में। वन आवरण में 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि और 10% से ज़्यादा क्या हो? कैनोपी डेंसिटी, तब उसको माना जाएगा वन आवरण। करंट अफेयर का जो अपडेट है, वह भी देख लेते हैं। 2017 की रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा था। 21 की रिपोर्ट देख लेते हैं। यह 17वीं रिपोर्ट थी और यहाँ पर भी जो वन आवरण बढ़ा था, वह 21 दशमलव क्या हो गया था? 71। और अगर कुल आवरण की बात करें, जिसमें वन और वृक्ष दोनों शामिल हैं, तो यह हो गया था कितना? 24.62%। नई रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि इसी के पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तो यह 18वीं रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में यह रिपोर्ट आती है। तो 21 में आई, 21 के बाद आई कब? 23 में। इसमें जो वृक्ष है और जो वन है, इनके भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब यह कितना हो गया? 25.17%। और देश का जो कुल वन आवरण है, यह भी बढ़ा है कितना? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में वनों के मामले में 9वें स्थान पर है। वहीं जो फॉरेस्ट ग्रोथ है, यानी जिस देश में जो फॉरेस्ट है उसकी ग्रोथ हो रही है, एक तो पहले से ही जो स्थान है उसमें पहुंच गया है कहाँ पर? 9वें स्थान पर। और जो ग्रोथ हो रही है उसमें कहाँ पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर। इसको ऐसे आप समझिए, एक लिस्ट है, इसमें देश हैं,
इन देशों में भारत वर्तमान में कहाँ पहुंच चुका है? 9वें स्थान पर। फिर एक होगी ग्रोथ की, कि कहाँ-कहाँ जो वृक्ष हैं वह बढ़ रहे हैं, उसकी भी अपनी एक लिस्ट है। इसमें भारत कहाँ पर है? तीसरे स्थान पर। यानी भारत में तीसरे नंबर पर सबसे तेजी के साथ क्या हो रहा है? जो वन क्षेत्र हैं वह बढ़ रहे हैं और भारत का अब जो रैंक है विश्व स्तर पर वह पहुंच गया है कहाँ पर? 9वें स्थान पर। कुछ और डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, 77,073 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में और पंजाब में। दूसरा नंबर किसका है? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा नंबर किसका है? छत्तीसगढ़ का। वन परसेंटेज की बात करें, अब यह क्या है? एरिया, टोटल एरिया, उसमें कहाँ है? मध्य प्रदेश सबसे ऊपर। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ऊपर कौन है? मिजोरम, 85% या उससे ज्यादा क्या है यहाँ पर? वन आवरण। अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर और मेघालय तीसरा नंबर। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ सबसे ज्यादा है, 91.33%। यानी अगर यूटी और स्टेट दोनों मिलाकर पूछे तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, केवल यूटी पूछे तो लक्षद्वीप में, और केवल स्टेट पूछे तो वहां पर कौन है? मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज्यादा है। मैंग्रोव आवरण यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और स्पेशली जो सुंदरवन का क्षेत्र है वहां पर। फिर गुजरात में, और तीसरा क्या है? अंडमान निकोबार। यूपी की बात करें तो कुल वन आवरण कितना है? 6.15%। उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र है, यह परसेंटेज और एरिया दोनों रूपों में सबसे ज्यादा क्या है? वन आवरण वाला क्षेत्र। सबसे कम कौन है? संत रविदास नगर या फिर भदोही कहते हैं इसी को। तो यह डेटा भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एक दो प्रश्न जरूर बनेगा। और कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति यह कब की है? 1988 की। इसके अनुसार जो देश का लक्ष्य है वह क्या है? कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उस पर 33% क्या होना चाहिए? वन और वृक्ष आवरण। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 25% से ज्यादा। मैंग्रोव कवर की बात करें तो जो कुल मैंग्रोव कवर है भारत में वह कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वर्तमान में जो हमारा लक्ष्य है वह कितना है? 33%। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 25.17% तक। लेकिन जो यूपी का स्थान है उसमें क्या है? 9.23%। यह बहुत नीचे है। अभी आपने यहाँ पीछे देखा, यह कितना है? कुल वन आवरण कितना है? 6.15। लेकिन जो कुल वन प्लस वृक्ष आवरण है यह कितना हो गया? 9.23%। यह भी वाला जोड़ लें अगर हम, तब भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वह काफी खराब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यह बहुत विवादित प्रश्न था, लेकिन ऐसे प्रश्न हर साल आते हैं तो इन्हें आपको जरूर देखना होगा। पूछा क्या आपसे? जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब शुरू किया गया? अब यह विवादित प्रश्न था। पहले जो उत्तर प्रदेश आयोग है उसने आंसर दिया कि 72 सही है, यानी 1972 सही है। फिर उस पर भी विरोध हुआ तो जाके अंत में इस प्रश्न को खारिज कर दिया गया। एग्जैक्टली जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 1973 में। इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो अंत में प्रश्न को ही खारिज किया गया। अब यह भी आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो यह एग्जाम है यूपीपीसीएस वाला, इसमें हर साल ऐसे 4 से 5 प्रश्न आएंगे जिनको बाद में आयोग खारिज कर देता है, बहुत विवादित होते हैं। तो उनमें आपको उलझना नहीं है, क्योंकि उलझ कर आप कुछ करेंगे नहीं। बाकी काम अपना होता रहेगा कि लोग एप्लीकेशन देंगे, पर आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होगा, और कब शुरू हुआ उसके बारे में आपसे पूछा। इसका मतलब यह कि जो यह प्रोजेक्ट आते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, स्पेशली जो एनिमल वेलफेयर है वहां से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वह कब शुरू हुए। तो 73 में शुरू हुआ, यह आपने देख लिया। और कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से शुरू हुआ? जिम कॉर्बेट से, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको उस समय क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क। एक नाम आपको याद रखना होगा, कैलाश सांखला। इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत योगदान दिया था इस योजना को शुरू करने के लिए। ये थे कहाँ के? जोधपुर के। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 में। कहाँ से हुई? जिम कॉर्बेट से। उस समय जिम कॉर्बेट का नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। कौन इसमें सबसे ज्यादा योगदान करता है, या किसका सबसे ज्यादा योगदान है? कैलाश सांखला का। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब यह योजना शुरू हुई उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, यह भी पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री है। आपको यह भी याद रहेगा कि 1975 में इमरजेंसी लगी है, तो उससे पहले का ही यह काम है। तो इंदिरा गांधी ही कौन है? प्रधानमंत्री है। शुरुआत में कितने बाघ अभ्यारण्य थे? केवल 9। और इनका लक्ष्य क्या था? जो बाघों की सुरक्षा है उसको देखना, जो ह्यूमन इंटरफेयर है उसको बाघों के क्षेत्र में कम करना, जिससे बाघ सुरक्षित रह सके। 1968 में जो बाघ हैं इनके शिकार पर पूरी तरीके से क्या किया गया? प्रतिबंध लगाने की मांग हुई। यानी बहुत तेजी के साथ उस समय के जो
रियासत के लोग थे। तो देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन उस माइंडसेट के बहुत सारे लोग उस समय भी थे। तो उनका यह मानना था कि वो अपना जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, ये सब काम चलते थे। तो 1968 से ही यह बहुत तेजी के साथ डिमांड उठने लगी कि इसको बंद किया जाए, अन्यथा जो बाघों की संख्या है वह बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर समाप्त हो जाएगी। 1972 में यह अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और इसी वर्ष यानी 1972 में ही पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वह क्या था, शेर था। उसको रिप्लेस किया गया और शेर के स्थान पर बनाया गया बाघ को। तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1972 में। किस अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और बाघों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। इसके अगले ही साल 1 अप्रैल 1973 से जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है वह शुरू किया गया और बाघों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। 2005 में इसी के तहत टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई, जो बाघों की सुरक्षा के लिए और बेहतर तरीके से काम करती है। बाघ जनगणना यह कब होती है? हर 4 साल में। यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि हर 4 साल में बाघों की जो संख्या है उसकी गणना की जाती है। अब इसमें करंट अफेयर भी देख लेते हैं। वर्तमान में जो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इन दोनों का विलय कर दिया गया, यानी दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, पीटीई। यह ध्यान रखिएगा। बाघों की जो संख्या है उसकी अगर हम बात करें तो जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वह 3,925 से ज्यादा है और दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनका 75% से ज्यादा, या हम कहें 2/3 से ज्यादा बाघ कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा बाघ भारत में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो वन आवरण भी सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघों की जो संख्या है वह भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसके बाद किसका स्थान है? यानी मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। यह भी इंपॉर्टेंट है। 2010 में एक सम्मेलन हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि 2022 तक जो बाघों की संख्या है उसको दोगुना किया जाएगा, लेकिन भारत ने उससे पहले ही पूरा कर लिया। वर्तमान में दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनका 75% से ज्यादा कहाँ है? भारत में। यह आप ध्यान रखिएगा। अब यह भी आपसे पूछेगा कि यूपी में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा यूपी में कितने हैं? 4 हैं। एक तो संख्या याद रखनी होगी, दूसरा कौन कौन से हैं। तो दुधवा आपको याद रहेगा, लखीमपुर खीरी में है, यह पहला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह पीलीभीत में है, तो यह भी आपको याद रहेगा। अब यह दोनों जो बाघ अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है, यह किस जिले में है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक क्या है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है? बिजनौर में। और एक क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह कहाँ है? चित्रकूट में। यह उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का क्या है? 53वां बाघ अभ्यारण्य। जो पीलीभीत वाला टाइगर रिजर्व है इसको TX2 अवार्ड मिला है। अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा, TX2 यानी टाइगर की जो संख्या है उसको 2 गुना करना, ऐसे याद रखेंगे। और यही है भी। तो पीलीभीत को यह अवार्ड मिला था क्योंकि यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वह 2 गुनी हुई थी। अब बाकी जो प्रोजेक्ट है इनको भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका विलय किया गया, तो कब शुरू हुआ था यह? 1992 में। 75 में क्या आया था? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जो घड़ियाल हैं उनकी सुरक्षा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, यह कब आया? 2009 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में। तो यह इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा या हो सकता है मैच कराने के लिए आ जाए, तो आप इनको देख लीजिएगा। फिलहाल काफी डिटेल से हमने देख लिया 2 प्रश्नों को और उनका जो आंसर है उसको भी एनालाइज कर लिया। आप देख रहे होंगे कि हम ना केवल प्रश्नों को कर रहे हैं बल्कि उस पूरे टॉपिक को एक बार में हम कर रहे हैं। यानी अगली बार कोई भी प्रश्न आए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको बहुत आसानी के साथ क्या कर पाएंगे? अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी बेहतर होगा और आपकी काफी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।